Alright, so my dear students, welcome you all to the second part of the video. चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें कि हम समझेंगे इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम को. व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारी कंट्री में इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं. राइट, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको ये पॉइंट्स यहाँ से समझाऊं तो आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि कितने तरीके के इलेक्शंस होते हैं. तो जनरली हम इलेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन. इज इट क्लियर? जनरल इलेक्शंस जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, जब उनका 5 इयर्स का टेनेवर जो है वो खत्म हो गया है और नई सरकार अब बननी है, उसे कहा जाता है जनरल इलेक्शन, जब नॉर्मली 5 इयर्स का टेनेवर खत्म हो जाता है. इज इट क्लियर? उसके बाद आप देखोगे राइट, बाई इलेक्शन. अब बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन क्रिएट किया जाता है जब किसी एक सीट पे इलेक्शन होना हो. जैसे कि सपोज करो कोई ऑफिशियल की मतलब डेथ हो गई है, या उन्होंने किसी कारण से कोई उनका केस खुल गया है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए हैं, तो जब एक पर्टिकुलर सीट पर ही इलेक्शन होना होगा, उसे कहा जाता है बाई इलेक्शन. इज इट क्लियर? फिर आता है मिड टर्म इलेक्शन. थर्ड है मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? मिड टर्म, नाम से ही पता चल रहा है ना कि जब किसी पर्टिकुलर सरकार की टर्म पूरी नहीं हुई, पूरा वो 5 साल तक काम नहीं कर पाए किसी भी कारण से, हो सकता है उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया गया है, हो सकता है उनकी सरकार फेल हो गई है और वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है, तो जब टेनेवर पूरा ना हो और बीच में ही हमें इलेक्शन दोबारा करवाने पड़े, उसे कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शन. जनरल इलेक्शन पूरा टेनेवर होने पे, बाई इलेक्शन इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक या एक दो मिनिस्टर्स जब डेथ हो जाती है या रिजाइन कर लेते किसी वजह से, तब वहां पे बाई इलेक्शन होते हैं. और मिड टर्म इलेक्शन इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन और प्रेसिडेंट रूल लग गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट हो गया है. इज इट क्लियर कि वो काम नहीं कर पाई, सरकार जो है वो काबिल नहीं थी, वो टूट गई, अपनी टर्म से पहले टूट गई, तो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. क्लियर? लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर. लोकसभा के इलेक्शंस किसके लिए होते हैं? पार्लियामेंट, एमपीज जब हम चुनते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं, जो कि यूनियन सरकार बनती है, जो कि हमारी सेंटर की सरकार बनती है. और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं जैसे स्टेट असेंबली इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर और उनके जो मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो काउंसिल मिनिस्टर्स. राइट, तो ये दो तरह के इलेक्शंस हैं. दोनों का टेनेवर जो है 5 साल का रहता है, जिसमें कि लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा. विधानसभा मीन्स सीएम बनाना है, लोकसभा मीन्स पीएम बनाना है. इसका टेनेवर है 5 साल. इज इट क्लियर? After every 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. The Lok Sabha और विधानसभा stands dissolved. तो 5 साल जब पूरे हो जाते हैं, तो उस वक्त आपने देखा ना कि मतलब लोकसभा और जो आपकी विधानसभा है, इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है. मतलब एमपीज और एमएलए जो हैं, अब वो एमएलए और एमपीज नहीं है, उनका टेनेवर खत्म हो गया है. अगर उन्होंने दोबारा पावर में आना है तो दोबारा से उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा. Clear? Elections are held in all the constituencies at the same time, either on the same day or within few days. This is called general election. अब general election क्या होते हैं? Elections are held in all the constituencies. General election होता है जो कंट्री के लिए इलेक्शन हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर चूज करने के लिए इलेक्शन हो रहा है. क्लियर? उसे कहा जाता है जनरल इलेक्शन. और वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में या तो एक साथ करवा देते हैं या फिर फेजेस में करवाया जाता है, कि इस वक्त नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, अगले फेज में सेंट्रल इंडिया में होगा, उससे अगले फेज में क्या कहते हैं, सदर्न इंडिया में होगा. क्लियर? या फिर एक ही दिन में पूरी कंट्री में इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं, और इन्हें कहा जाता है जनरल इलेक्शन. Sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy. किसी भी कारण से अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या एक सीट पर वैकेंसी अकर कर गई है, the politician, God forbid my word,
मतलब या तो डेथ हो गई है या रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उस केस में बाई इलेक्शंस होते हैं. एंड इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, मिड टर्म इलेक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड. मिड नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जैसे सरकार गिर गई, आपने देखा था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन की सरकार थी, 13 दिन के बाद वो गिर गए थे, तो दोबारा से इलेक्शन हुए थे, उन्हें कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शंस. राइट. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस. तो इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा जनरल इलेक्शन, जो नॉर्मली 5 साल के बाद होते हैं. ये इलेक्शंस या तो विधानसभा के लिए होते हैं या फिर ये इलेक्शंस लोकसभा के लिए होते हैं. और ऐसा क्यों होता है? काउंसिल, जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या राज्यसभा कहते हैं, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं? इसका आंसर आप मुझे ढूंढ के दोगे कमेंट सेक्शन में. राइट. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्शन से रिलेटेड वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब कैसे इलेक्शन करवाए जाए? इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस कंट्री के इलेक्शंस या कहीं भी इलेक्शंस होते हैं, तो कैसे इलेक्शंस करवाए जाए? इज इट पॉसिबल कि भैया मतलब पूरी कंट्री को एक ही बेस पे मतलब एज अ इंडिया इलेक्शन करवा दिया जाए? इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर. क्योंकि आप देखो कुछ एक सीट्स है जिनको हमें फिल करना है. आपकी लोकसभा की जो है सीट्स वो 543 545 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है. तो जब जनरल इलेक्शन कंट्री के लिए हो रहे हैं, दैट मीन्स हम 543 या 45 सीट्स पे इलेक्शंस करवा रहे हैं. तो आपकी कंट्री कैसे बटेगी? आपकी कंट्री बटेगी 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में. दैट मीन्स इंडिया को मतलब एज अ होल, आपने सपोज करो जैसे ये इंडिया है, सपोज करो आप ने यहाँ पर हमें इसको 543 डिविजन्स जो हैं देनी पड़ेगी, तब जाके ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होगा. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनेटली पॉपुलेशन जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए. एग्जैक्टली इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी इलेक्शन बायस्ड नहीं होंगे ना, तभी इलेक्शन जेन्युइन कहलाएंगे. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स फर्दर डिविजन ऑफ कंट्री इनटू स्मॉलर सेगमेंट. जब बड़े लेवल से छोटे लेवल पे कंट्री को बांट दिया जाता है इलेक्शन पर्पस के लिए, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी. क्लियर. अब आप ये देखिए, ये है लोकसभा इलेक्शन के लिए बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई है, और ये है आपके जो विधानसभा इलेक्शंस के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी या वार्ड्स में जो है डिमार्केट किया गया है. जितने बड़े लेवल का इलेक्शन होगा उतने बड़े डिविजन्स होंगे, जितने छोटे लेवल का इलेक्शन होगा उतने छोटे डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे. अब आप पंचायत के इलेक्शन में चले जाओ, पंचायत के इलेक्शन का मेजर डिवीजन क्या है? वहाँ गांव गांव के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है. या फिर आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज के इलेक्शन होते हैं उसमें सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है. इज इट क्लियर? तो जितने बड़े लेवल के इलेक्शंस होंगे उतना बड़ा डिवीजन होगा, जितने छोटे लेवल के डिविजन्स होंगे उतने छोटे डिविजन्स आपको देखने को मिलेगा. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बुक में क्या दिया हुआ है. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for the purpose of election. Clear? The country is divided into different area for the purpose of election. These areas are called electoral constituency. 1 mark question. Electoral constituency क्या होती है? When the country is divided into smaller areas for the purpose of election, it is known as electoral competition. Mainly ये जो word है ना इलेक्टोरल होते हैं पॉपुलेशन, जनता, चुनने वाले लोग जो वोट कास्ट करते हैं उनको इलेक्टोरल कहा जाता है. तो हम कंट्री को नहीं डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली हम जनता को डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इक्वल प्रोपोर्शन रखा जाता है. इज इट क्लियर? तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हो गई? लोगों को डिवाइड कर दिया है एरिया वाइज कि इतनी पॉपुलेशन यहाँ, इतनी पॉपुलेशन यहाँ, इतनी पॉपुलेशन यहाँ. राइट. द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. अब उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं, दैट मीन्स इलेक्टोरल्स हैं, वो चूज करेंगे उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव.
क्लियर? अब इसमें ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन को उठा के इधर से उधर कर दिया जाता है, जो उस एरिया के रेजिडेंट्स हैं वही उस एरिया में रहते हैं। क्लियर? For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called member of the पार्लियामेंट और एमपी के इलेक्शंस होते हैं ना, जब हम सरकार अपनी कंट्री के लिए बना रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस में कंट्री जो है हमारी वो 543 और 545 इसके बीच में नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है। क्लियर? तो 543 या 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है और हर सीट पे एक कैंडिडेट, एक पार्टी एक ही कैंडिडेट प्रोजेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि मल्टीपल पार्टीज होती है इसलिए मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं हर सीट पे अलग अलग पार्टीज से। तो जब जो पार्टी जीत जाएगी उसके खाते में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट जो है गिनी जाती है। क्लियर? One of the feature of democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have roughly equal population living within it. Clear? कि क्योंकि equal vote मतलब एक वोट की एक ही वैल्यू है ना, तो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगी पॉपुलेशन तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है वो इसी हिसाब से बनाई जाती है कि पॉपुलेशन जो है वो इक्वल रहनी चाहिए। कई बार आपने देखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स छोटे होते हैं उनको दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। इज इट क्लियर? वो इसीलिए किया जाता है कि पॉपुलेशन जो है वहां पर प्रोपोर्शनेट रहनी चाहिए, रेशियो उसका सही रहना चाहिए। Similarly, each state is divided into specific number of assembly constituency. In this case, the elected representative is called MLA. MLA means member of the legislative assembly. कि जब states के लिए election हो रहे हैं तो district wise जो है अलग अलग constituencies बनती है और उन constituencies से जो चुने जाते हैं members उन्हें कहा जाता है MLA, जो कि आगे चल के चीफ मिनिस्टर बनेगा उनमें से कोई एक, और चीफ मिनिस्टर के साथ मेंबर ऑफ मतलब उसके काउंसिल मेंबर्स बनेंगे जो अलग अलग पोर्टफोलियोज को संभालते हैं। इन्हें कहा जाता है एमएलएस, और जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए बनेंगे उन्हें कहा जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Each parliamentary constituency has within it several constituencies. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. Clear? कि जब पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो यही स्टेट असेंबलीज, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि बड़े लेवल पे डिवीजन हुआ है ना, यहाँ पे बड़े लेवल पे डिवीजन हुआ है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। क्लियर? लेकिन जब स्टेट के लिए बनना है तो ये सपोज एक स्टेट है, अगर ये एक स्टेट है, इसी को फर्दर हम डिवाइड कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट जब जो इस स्टेट का हिस्सा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा भी बनते हैं जब एमपीज का इलेक्शन हो रहा होता है। आई होप समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन इसको रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये मैक्रो और माइक्रो लेवल वाली बात है। बड़े लेवल पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे होते हैं। The same principle applies for the panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituency. Each ward elects one member and the village or urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represents one seat in the assembly. When we say that Lokdal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lokdal won 60 assembly constituencies in the state, and thus Lokdal had 60 MLAs in the state assembly. बहुत ही क्लियर सी बात है ना, कि अब आप ये देखो कि किस तरीके से विलेज लेवल पे आप देखोगे कि पंचायत के जब इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग विलेजेस हैं, इनको हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहते हैं, इन्हें पंचायत्स कहा जाता है। तो ये एक पंचायत है, दो पंचायत है, तीन पंचायत है, चार पंचायत है। ये अब चार पंचायत एक पंचायत नहीं है, एक विलेज, दो विलेज, तीन विलेज, चार विलेज है, तो इसको हम पंचायत्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं। और ऐसे ही जब सिटी के इलेक्शन हो रहे हैं, सपोज दिस इज वन सिटी,
इसको हम वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड, 6 वार्ड। तो जब यहाँ से जीतेंगे, अगर सपोज 6 के 6 मेंबर जीत गए, तो यहाँ से समझो आपकी 6 सीट्स आई है, इस सिटी से आपकी 6 सीट्स आप जीते हो। इसीलिए जो हमने पहले पैसेज किया था उसमें क्या था, हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहे थे, हरियाणा में 90 सीट्स पे इलेक्शन हो रहे थे, दैट मीन्स 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें से लोकदल ने 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जीत गए थे। इज इट क्लियर? समझ आई बात? तो इसे कहा जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों को बांटना जरूरी होता है या एरिया वाइज बांटना जरूरी होता है, क्योंकि सबके इलेक्शंस एक साथ इस तरीके से नहीं करवाए जा सकते, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अलग अलग सेगमेंट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। और ये इंश्योर करना जरूरी है कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन और सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन होना जरूरी है। इज इट क्लियर? So our next topic is reserved constituency. अब reserved constituency क्या होती है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, राइट? तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि अब आप ये मैप आप देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको मैप को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 543, जनरल के लिए 412, ये जितना भी व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है दिस इज फॉर जनरल। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जो रेड पोर्शन कर रखा है, एंड SC एंड ST कैटेगरीज ग्रीन। सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन पे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब जो भी उस एरिया को इनहेबिट करता है, उन्हीं के लोग वहां से इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाना जरूरी है? आप देखो हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो कंट्री है, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे इतने रिलीजन, इतनी लैंग्वेजेस, इतने कॉम्पोजिशन, अलग अलग तरीके के, मतलब बहुत ही विभिन्नताओं से भरी हुई है हमारी पॉपुलेशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही, तो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। इसलिए ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का फॉर्मूला देकर कि कुछ लोग हो सकता है जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिनके पास एजुकेशन की कमी है, या किसी भी तरह के लैकिंग है वो किसी तरीके से नॉर्मल रेगुलर पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, तो हो सकता है कि वो पार्लियामेंट तक ना पहुंच पाए, पिछड़े रह जाए। ऐसा उनके साथ ना हो, इसलिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वांट टू गारंटी कि जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पहुंचने चाहिए। अब आप देखिए कि जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, एजुकेशन वाइज हम अगर ट्राइबल एरियाज की बात करें, झारखंड है, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज है, नागालैंड और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या फिर हिमाचल के कुछ एक ट्राइबल एरियाज है, जम्मू एंड कश्मीर है, बहुत सा एरिया है जो ट्राइबल एरिया है। अब आप उन्हें ट्राइबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे आप देखिएगा फैसिलिटी वाइज, एजुकेशन वाइज, स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या वो लोग सारी जिंदगी पिछड़े ही रहेंगे? क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए पार्लियामेंट में आने का, अपनी प्रॉब्लम सामने रखने का? तो इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये एक कॉन्सेप्ट रखा गया है कि प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन है SC कैटेगरीज की या ST कैटेगरीज की उस एरिया में, उसके प्रोपोर्शन में उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी। और जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, सपोजिंग इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कह दिया है, तो इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जिसके लिए रिजर्व है, आइदर SC कैटेगरी और ST कैटेगरीज, उन्हीं लोगों में से यहाँ पर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। यहाँ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोजिंग ये ST के लिए रिजर्व्ड है,
जो शेड्यूल ट्राइब लोग होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई भी जनरल कैटेगरी का जाके इलेक्शन लड़ सकता है। जनरल कैटेगरी को और जगहों से भी तो पूरी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है ना। तो कुछ एरियाज को जो है रिजर्व कर दिया जाता है स्पेसिफिकली फॉर डाउन ट्रोडन सोसाइटी, या फिर किसी तरीके से जो पिछड़ गए हैं, पहले वाले टाइम में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, या वो जोग्राफिकली ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। तो इसे कहा जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। Reserved constituency, our constitution entitles every citizen to elect her or representative, his or her representative to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand good chance to be elected to Lok Sabha and state legislative assemblies. Clear? कि अगर आप एक जनरल इलेक्शन करवाते हो, ओपन इलेक्शंस करवाते हो, तो हो सकता है कि पिछड़ेपन की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से, लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से, किसी भी कारण से ये लोग अपने आप को नहीं मतलब इलेक्ट करवा पा रहे हैं, अपने आप को पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन सबको नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां कहीं ना कहीं आपकी डेमोक्रेसी में थोड़ी बहुत कमी रह रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये खतरा था, इसलिए उन्होंने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, अब आप देखोगे हर जगह पे SC ST कैटेगरीज के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा जाता है। They may not have required resources, education, and contacts to contest and win election against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. In fact, if that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. Clear? तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों रखनी थी? ताकि हमारी डेमोक्रेसी पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक और पूरे तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। क्योंकि कुछ लोग जो वीकर सेक्शंस हैं, चाहे फाइनेंशियली वीकर हैं, चाहे रिसोर्स वाइज वीकर है, चाहे एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, किसी भी कारण से वो वीक है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में अपनी बात पहुंचाने की, और अपनी बात वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही पहुंचा सकते हैं। अब आप देखोगे कि जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन उनका नहीं है पॉपुलेशन में, लेकिन अगर हम रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए सबको इक्वल स्टैंड पे रखने के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता है। So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituency for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to scheduled caste and some are रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कुछ जो एरिया है, क्योंकि अब आप देखिए जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्वियस सी बात है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होगी, और जिन एरियाज में शेड्यूल्ड कास्ट लोग होते हैं, जो SC कैटेगरीज होती है, उनकी पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी, ताकि उन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने का मौका पूरे तरीके से मिल सके। और ये मैंडेटरी होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, वहां से जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, वहां से SC कैटेगरी का ही कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। Currently in Lok Sabha, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 for scheduled tribe. 1 mark question ये पूछा जा सकता है, and this is as per data of 2019. This number is proportionate to the share in total population. Thus reserved seats of SC and ST do not take away any legitimate share और फ्रॉम एनी अदर सोशल ग्रुप। अब ऐसा नहीं होता कि भाई अगर रिजर्वेशन दे दी है किसी को तो जनरल कैटेगरी का कोई शेयर जो है उनसे छीना गया है, नहीं।
जो अगर आप टोटल एरिया कंसिडर करोगे तो कुछ पार्ट्स में उनकी पॉपुलेशन भी तो रह रही है ना, एससी एसटीज भी तो रह रहे हैं, तो जिन पार्ट्स में वो लोग रह रहे हैं उस एरिया पे उनका हक होना जरूरी है। इसमें आपसे, इसमें जनरल कैटेगरी से क्या छीन गया? कुछ भी नहीं छीनता। इज इट क्लियर? तो रादर आप ये देखो कि जिन पार्ट्स में वो लोग रह रहे हैं, जो एससी एसटी कैटेगरीज के एरियाज हैं, अगर वहां से भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जीत जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पार्शियलिटी तो होगी ना, वो अपनी ही जनरल कैटेगरी को प्रमोट करेंगे, तब उनके साथ गलत होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है कि रिजर्वेशन देने से किसी से कुछ छिन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ उनका शेयर दिया जा रहा है एज पर the proportion of population, their population in the total population. Is it clear? Then thus the reserved seats for ST and ST do not take away the legitimate share of any other social group. This system of reservation was extended later to other weaker section at the डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल एज वेल। अब बाद में आप देखोगे कि SC ST कैटेगरीज के साथ में OBCs, अदर वीकर सेक्शंस, उनको भी जो है जोड़ा गया है, तो उनका भी जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन इंश्योर करवाया गया है। In many states, seats in rural panchayat and urban municipalities and corporation local bodies are now reserved for OBCs, that is other backward classes as well. However, proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved for women in rural as well as urban bodies, right? So SC ST, SCs, STs, OBCs एंड विमेन, इनको सबको इक्वल प्रोपोर्शन मिले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में, दे शुड बी हर्ड, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रीवियंसेस होते हैं। इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि आप देखिएगा कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं, जितनी टोटल सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें से 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन कैंडिडेट के लिए रखी जाती है, ताकि विमेन कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो विन, have chance to win and they should also reach the parliament, ताकि वो भी अपने grievances को एड्रेस करवा सके। सिमिलरली अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस आप देखिएगा उनकी सीट्स जो है उनके प्रोपोर्शन में ही, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ही वेरी करेगी, और ये जरूरी नहीं है कि इसको फिक्स कर दिया गया है, या अगर एक स्टेट में कम है अदर बैकवर्ड क्लासेस तो वहां पे कम रिजर्वेशन दी जाएगी, जहां पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा दी जाएगी। तो ये रिजर्वेशन का कोटा जो है इट वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इज इट क्लियर? दिस इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब किसी पर्टिकुलर एरिया को या कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व रखा जाता है, किसके लिए? जिसकी पॉपुलेशन उस एरिया में डोमिनेट करती है। सपोजिंग SC कैटेगरी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहां से उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। ऐसे ही सिमिलरली कोई और एरिया है जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाएगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट हमारा है वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। ये आपने देखा होगा जब वोटिंग डे होता है उससे एक दिन पहले आपने देखा है कि दोनों ही पार्टीज या जितने भी मतलब पार्टी के लोग, पार्टीज जो है जो इलेक्शन कंटेस्ट करवा रही होती है, वो आके अपने आप आपको देकर जाएंगे कि आपका कौन से बूथ में आपका आपने अपना वोट कास्ट करने जाना है, क्या नंबर है आपका। तो ये सारी उनको कहाँ से डिटेल मिल रही है? ये सारी डिटेल्स उनको जो है वोटर्स लिस्ट में से मिल रही है। वोटर लिस्ट का अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। कितने लोग थे पॉपुलेशन में हैं जो 18 इयर्स अबव है, क्या वो लोग लिस्टेड हैं वोटर्स लिस्ट में? कुछ लोग उसमें से मर जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ दी है या डेथ हो गई है, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले साल 17 थे लेकिन अब 18 के हो गए हैं। तो ये सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन ये जो है
ये सारा काम गवर्नमेंट अपने आप करती है। और इसमें जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हर एक वोटर लिस्ट जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, सबके नाम आने जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट रहता है वोटर्स लिस्ट अपडेट करने का, वो ये है कि एवरी सिटीजन जिसको मतदान का हक दिया जाना है, जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, जो क्रिमिनल नहीं है, कुछ एक रेयर केसेस में होता है कि कभी कभी कुछ ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं जिनको हम मतलब गवर्नमेंट वोट का अधिकार उन्हें नहीं देती है, क्लियर, या फिर अनसाउंड माइंड जो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, जो पागल नहीं है, ऐसे लोगों को ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जो फीचर अडॉप्ट किया गया है, उसके अंडर हर उस सिटीजन को जो कि 18 इयर्स एंड अबव अटेन कर चुका है, उसे वोट डालने का हक होना चाहिए। तभी हम वन वोट एंड वन वैल्यू के जो प्रोसेस है उसको फुलफिल कर सकते हैं, क्लियर। और वोटर्स लिस्ट को कहा जाता है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल कौन होते हैं? चुनने वाले, जो पॉलिटिशियंस को सरकार के तौर पे चुनते हैं। एंड रोल मींस जिसमें उनके सारे नाम लिस्टेड हैं, राइट। सो वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. Is it clear? कि सब में जो है ये वोटर लिस्ट बांट दी जाती है। जितनी भी पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उनके पास आपने देखा होगा हाथों में, मेंबर्स के हाथों में ये लिस्ट जो है वो अवेलेबल रहती है। The list is officially called electoral roll and is commonly known as voters list. This is an important step, for it is linked to the first condition of democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose the representative. अब इस लिस्ट को अपडेट करना जरूरी क्यों है? गवर्नमेंट के लिए इसलिए इस लिस्ट को मेंटेन रखना, अपडेट करना जरूरी है क्योंकि ये हमारा बेसिक और फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज ऑन इक्वल बेसिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। चाहे इफ इट्स अ बैगर ऑन द स्ट्रीट और एनी अदर पर्सन, ऑफिसर है, नॉर्मल है, हाउसवाइफ है, या फिर कोई शॉपकीपर है, या कोई बड़े डिग्निटरीज हैं, एनीबडी, एवरीबडी ऑन इक्वल बेसिस विल बी लिस्टेड इन दैट इलेक्टोरल रोल और सबको मतदान करने का एक बराबर हक रहता है। Earlier, we read about the principle of universal rural franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or are not educated at all. Some are kind, some are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and view. That is why they all of them deserve to have an equal say in the decision that affect them all. Is it clear? Irrespective of the fact आप किस धर्म को बिलोंग करते हो, आप किस जाति को बिलोंग करते हो, आप किस एरिया में रहते हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप नॉट सो इंटेलिजेंट हो, आप एजुकेटेड हो, आप कंप्लीटली इलिटरेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज that by the virtue of being citizen of India, आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होगा ही होगा। Is that clear? In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in election. Every citizen has right to vote regardless of his or her caste, gender, religion. Some criminals, आप ये देखिए, some criminals and person with unsound mind may be denied the right to vote, but only in rare situations. Generally जो जेल में भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि भी वो क्योंकि वो जेल में है या उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं
तो वो उनको हक नहीं दिया जाएगा वोट डालने का। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, कोई बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं या फिर अनसाउंड माइंड, जैसे बार बार कहा जा रहा है, जो स्टेबल माइंड का इंसान नहीं है, उनको सिर्फ वोटिंग राइट्स डिनाई किए जा सकते हैं। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on voters list. As new person attain voting age, names are added to the voter list. Names of those who move out of the place or those who are dead or deleted. A complete revision of the list takes place every 5 year. 1 mark question. Voters list कितने सालों में रिवाइज होती है? जाहिर सी बात है, जैसे इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, वैसे ही वोटर्स लिस्ट भी हर 5 साल में रिवाइज होती है। इज इट क्लियर? जो लोग छोड़ के चले गए, देश की सिटीजनशिप छोड़ के चले गए, नए ऐड हुए हैं, नए 18s जो हुए हैं, या फिर जो डेथ हो गई है, कोई भी कारण है कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है, तो उन सब की लिस्ट को जो है हर 5 साल में अपडेट किया जाता है। एंड ये किसी एजेंसी को ये काम नहीं दिया जाता, it is solely done by government itself. In the last few years, new system of election photo identity card, that is EPIC, has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other identity proofs, like आपका आधार कार्ड है या आपका राशन कार्ड है, उस तरीके के कार्ड से भी आप वोट कर सकते हो। तो अभी आपने अपने घरों में सभी ने देखा होगा कि इलेक्शन के जो टाइम पर एक वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो 18 ईयर्स अबव वोट कर रहे हैं, उनके सबके पास आपको वो वोटर आईडी कार्ड जो है देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिस दिन आप वोट डालने आए हो, उस दिन आप तभी वोट डालोगे जब आपके पास वो वोटर आईडी कार्ड होगा, क्योंकि आपकी सिर्फ आइडेंटिटी ट्रू होनी चाहिए, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास और बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड है, हमारा लाइसेंस है, या फिर हमारा जो राशन कार्ड है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ वोटिंग, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देने के लिए। तो एपिक जो है वो इंट्रोड्यूस किया था वोटिंग कार्ड का कॉन्सेप्ट, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। इज इट क्लियर? सो ये था आपका वोटर्स लिस्ट। नेक्स्ट जो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, सबसे पहले हमने आज जो किया है वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन वोटर्स इलेक्टोरल लिस्ट या फिर वोटर्स लिस्ट, एंड नाउ वी हैव नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है? आप देखोगे बहुत सी जद्दोजहद होती है जब पॉलिटिकली पार्टीज ने डिसाइड करना है कि हम किसको यहाँ से वोट अपना कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेंगे, तो बहुत कुछ चलता है, लीगल इलीगल सब कुछ चलता है। यू ऑल नो वेरी वेल। इज इट क्लियर? आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन सारी बातों का पता है। उसके बाद जब फाइनली डिसाइड कर देती है पार्टी कि अब हमारे कैंडिडेट्स जो हैं डिसाइड हो चुके हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसको सीट दी जाएगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसको टिकट दी जाएगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसको टिकट दी जाएगी, तो हमारे जो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी ने फाइनलाइज कर दिए हैं। उसके बाद जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है वो एक डेट अनाउंस करेगा कि मतलब ये सारी चीजें पहले अनाउंस्ड हो जाती है, इलेक्शंस जब स्टार्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे ये अनाउंस हो जाती है कि नॉमिनेशन की डेट जो है वो इस दिन की रखी जाएगी। उस दिन क्या होता है कि नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स फाइनलाइज हुए हैं पर्टिकुलर पार्टीज से, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है, जो जितनी भी पार्टीज हैं, वो सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आके अपना नामांकन भरते हैं, अपना नॉमिनेशन भरते हैं। उसे कहा जाता है नॉमिनेशन filling process, nomination of the candidate, right? We noted above that in democratic election people should have real choice. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also be a candidate in elections. Clear? कि कोई भी इंसान जो वोट डाल सकता है वो कैंडिडेट भी बन सकता है। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी
के एफिलिएशन के अंडर ही इलेक्शन लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन टिकट नहीं दिया तो आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हो। आप इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ सकते हो। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का होना या फिर किसी पार्टी के अंडर इलेक्शन लड़ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आप मेंटली साउंड हो, अगर आपकी एज 25 ईयर्स एंड अबव है, तो आप एज अ कैंडिडेट आप भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। यही सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पर समझने वाला, कि वोटर बनने के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है, और अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो तो आपको 25 ईयर्स अबव होना जरूरी है। सिर्फ एक यही लिमिटेशन है। अदरवाइज anyone from the country who is citizen of the country residing in any part of the country can contest election without any restriction. Is it clear? The only difference is that in order to be candidate, a minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. Is it clear? There are some other restrictions on criminals etc. Obvious सी बात है कि भाई एज क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ एक और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती है। जैसे किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई केसेस चल रहे हैं, तो आपको या तो उन पूरी प्रोसीडिंग की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी कि उस केस में क्या हुआ है, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, ड्रेडेड क्राइम है, आप उसमें क्रिमिनल जो है वो आप मतलब आप हार चुके हो केस, इन दैट केस आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। But these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Is it clear? तो पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट्स प्रोजेक्ट करती है। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आपको सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन, जो भी आपका खर्चा आएगा इलेक्शन में, नॉमिनेशन फिल करना, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, या फिर आपने जो भी अपने पैम्पलेट्स छपवाने हैं, जो भी आपने अपनी पब्लिसिटी करवानी है, सब कुछ आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का टिकट लेकर आए हो, देन ऑब्वियसली पार्टी इज गोइंग टू सपोर्ट यू in all your campaigning works, in everything that relates to your elections. Is it clear? This is the difference between party ticket and individual या independent candidate. Clear? Then recently a new system of declaration has been introduced on direction of Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration. Is it clear? अभी ये जब आप 10th क्लास में जाओगे तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज पे एक पूरा चैप्टर है, उसमें ये पॉइंट आपको और बड़े क्लियरली समझाया गया है कि कुछ एक जो मतलब मैल प्रैक्टिसेस होती है पॉलिटिक्स में, उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी किया है कि जो कंटेस्टेंट इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें वो अपने एसेट्स का रिकॉर्ड देते हैं, अपने प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड देते हैं। वो लीगल डिक्लेरेशन होती है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरे पास किसी तरीके की इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी मेरे एसेट्स है उनका पूरा डेटा जो है वो उस एफिडेविट में दिया जाता है। क्लियर? Giving full details of serious criminal cases pending against the candidate, details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family, and educational qualification of the candidates. तो educational qualification, अपनी पूरी फैमिली की डिटेल्स, अपने एसेट्स की डिटेल्स, और ये मेंशन किया जाता है मैंडेटरीली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है. Is it clear? Then this information has to be made public. This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. और ये एक तरह की डिक्लेरेशन है, पब्लिक डिक्लेरेशन है, कि आप खुले तौर पे पब्लिक के सामने ये बात
डिक्लेयर करते हो कि मेरे पास इतने वर्थ एसेट की प्रॉपर्टी है जो कि लीगल तरीकों से कमाई गई है, मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और अपना एजुकेशन और अपनी फैमिली की डिटेल्स जो है उस डिक्लेरेशन में प्रोवाइड करनी पड़ती है। और इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी लोग कभी कभी डिसाइड करते हैं अपना किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। इज इट क्लियर? दिस वॉज नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट आप देखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ हमारी बुक में दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? बड़ा ही डिलेमा है इस बात का, और मतलब अजीब सी बात लगती है कि गवर्नमेंट की पोजीशंस को होल्ड करना है, पूरे देश को चलाने के लिए जो लोग, जिन लोगों की जरूरत है उन लोगों को इलेक्ट करना है, लेकिन उस पोस्ट पे आने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। सो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती होगी, राइट? सो लेट अस सी कि क्या आर्ग्यूमेंट्स है इसके फेवर में। Educational qualification are not relevant to all kind of jobs. The relevant qualification for selection of the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degrees, but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or MP is the ability to understand people's concern, problems, and to represent their interest. Whether they can do so or not is examined by lakhs of examinaries, their voters after every 5 years. Is it clear? कि आप देखो हर काम जो है, हर काम का नेचर और रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को पढ़ाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवानी है, डॉक्टर की पढ़ाई करवानी है, तो जाहिर सी बात है कि उनका खुद का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक टीचर अगर किसी को पढ़ा रहा है तो उनका खुद का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ एक जॉब्स ऐसे नेचर की होती है जो स्किल बेस्ड होती है, जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर्स का एजुकेटेड होना कहीं मैंडेटरी नहीं है, बट यस उन्हें अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, दैट इज मैंडेटरी। उसी तरीके से अगर आप देश चला रहे हैं, एमएलएज एमपीज हैं, उनके पास उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने से ज्यादा जरूरी है दैट दे शुड हैव कंपैशन, दे शुड हैव सिंपैथी, दे शुड हैव रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स, कि वो लोगों की बात को पार्लियामेंट तक पहुंचा पा रहे हैं, लोगों की बात सुन पा रहे हैं और लोगों को उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। वहां पर उनकी एबिलिटी ज्यादा जरूरी है रादर देन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसलिए आपको एमएलएज एमपीज बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification. Clear? कि अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भी तो भी ये लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि हाईली एजुकेटेड पीपल ऑल्सो दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक्सपीरियंस की जो वेटेज है वो आपकी एजुकेशन को कहीं ना कहीं आउटवे करती है। तो अगर एक पॉलिटिशियन लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, लोगों की दिक्कतों को का सॉल्यूशन देने का, लोगों की प्रॉब्लम सुनने का, पॉलिसी फ्रेम करने का, तो उसमें एजुकेशन की जरूरत इतनी ज्यादा फिर नहीं रह जाती। Then in our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy. For yet another reason, it would mean depriving a majority of country's citizen the right to contest election. If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc has made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest election. Is it clear? कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, और ये तो अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है ना कि हमारा लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का एजुकेटेड है। लेकिन अगर कोई डिग्री, कोई लेवल फिक्स कर दिया जाए पॉलिटिक्स में आने के लिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्रीज को फिक्स कर दिया जाए, तो बहुत सी
पॉपुलेशन है जो ग्रेजुएट नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो दैट मीन्स दे कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो क्या वो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन? तो कहीं ना कहीं हर नेचर ऑफ जॉब की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं तोला जा सकता। इज इट क्लियर? इसीलिए एमएलए एमपीज बनने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी नहीं है। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इलेक्शन कैंपेन। नाउ इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? सबको पता है, सबने देखा है, सब जानते हैं किस तरीके से घर घर जाके जो पॉलिटिशियंस होते हैं इलेक्शन से पहले लोगों को अपना एजेंडा देते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप हमें वोट कीजिए। क्लियर? तो जब आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ डिसाइड करता है, राइट? जब कैंडिडेचर फिल हो गया, मतलब नॉमिनेशन फिल हो गए, कैंडिडेट्स डिसाइड हो गए, नॉमिनेशन फिल हो गए, उसके बाद में जो एक्चुअल वोटिंग डे है उससे कुछ दिन पहले का टाइम पीरियड जो है हर पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है कि वो लोगों के बीच में जाके लीगल तरीकों से अपने लोगों को कन्विंस करें कि वो हमें वोट डालें। उसे कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन। अब इसका जो है ऑब्वियसली पार्टी फंड होता है, उस फंड के थ्रू आपने देखा होगा कैसे पैम्पलेट्स छपते हैं, जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, घर घर जाते हैं, कितनी सारी आर्काइव्स है, आर्टिफैक्ट्स है जो क्रिएट करते हैं लोग, पेन्स होते हैं, ब्रोचेस होते हैं, गले में वो रुमाल सा बांधते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट, वो सारा कुछ जो है पार्टी के सिंबल के साथ में वो क्रिएट किया जाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल, घर घर जाते हैं लोग और अपने पार्टी के एजेंडा को शेयर करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। प्रोमिसेस होते हैं, फेक होते हैं या सही में सच्चे प्रॉमिस होते हैं, वो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट? सो लेट अस सी इलेक्शन कैंपेन। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. Clear? Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. And this is what happens during the election campaign. Clear? कि एक ओपन तरीके से लोगों के पास जो है ये बात जानी जरूरी है कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इलेक्शन में खड़ी हैं, किसका क्या एजेंडा है, क्या लोगों के लिए कौन सी पार्टी करना चाहती है, क्या ग्रीवियंसेस हैं इस पार्टी के जो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कन्विंस करते हैं लोगों को, आपको, कि आप हमें वोट करें। इस टाइम पीरियड को कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन, राइट? Then this is what happened during the election campaign. In our country such campaign take place for 2 weeks period. अब ये 1 mark question है यहाँ पे, between announcement of the final list of candidates and date of polling. That means जब candidates की final list announce हो गई है, वहां से लेकर पोलिंग डे जिस दिन वोट कास्ट होंगे उसके बीच में जो 2 हफ्तों का समय होता है, उस टाइम पे जो है हर पार्टी को इलेक्शन कैंपेन करने का टाइम इलेक्शन कमीशन देती है। देन during this period, the candidates contact their voters, political leaders, addresses election meetings, and political party mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debate. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections month before they actually take place. Clear? कि 2 हफ्ते का जो ये समय होता है इसमें यूजुअली हम क्या देखते हैं, जगह जगह पे रैलीज हो रही है, और जो हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में भी पढ़ा, जैसे चौधरी देवीलाल जी थे, उनके थर्सडे का प्रोग्राम था, मॉर्निंग में 8 o'clock से लेकर रात को 11 बजे तक, कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कभी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मासेस में लोग जो है जगह जगह पहुंचे होते हैं, भाषणबाजी चल रही है, घर घर जा रहे हैं, पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, अपने एजेंडा शेयर किए जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे लिए
वोट करो। ये होता है कैंपेनिंग का टाइम, इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम, और ये लीगल टाइम पीरियड है जो कि आपको इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है। लेकिन अब आपने उसी पैराग्राफ में, जो चौधरी देवीलाल वाला पैराग्राफ था, उसी पैराग्राफ में एक चीज नोट की थी, उन्होंने कहा था कि 23 मंथ्स से चौधरी देवीलाल जो है इस काम में लगे हुए हैं। अब 23 मंथ्स को उसके लिए तो नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए तो नहीं दिया जाता, लेकिन जो रूलिंग पार्टी नहीं है, रूलिंग पार्टी तो अपना काम कर रही है, जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कहीं फंक्शन है, कहीं पे उनको इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया है, या कहीं पर अपना उनका ऑफिस है, कार्यालय है उनका पार्टी का, तो वो वहां पर भी इस तरीके की पब्लिक मीटिंग्स या किसी भी जगह पे वो विद परमिशन कहीं पे गैदरिंग को एड्रेस करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी को ही प्रोपोगेट करते हैं ना। लेकिन उस टाइम पीरियड को इलेक्शन कैंपेन नहीं कहा जाता। इलेक्शन कैंपेन स्पेसिफिकली सिर्फ 2 हफ्तों का होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कब हम ये पीरियड देंगे। एंड यूजुअली इट इज बिटवीन, जब कैंडिडेट फाइनल हो गए तब से लेकर पोलिंग के बीच तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसे इलेक्शन कैंपेन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party. And on that basis, let us look at some of the important and successful slogans given by different political parties in various election. Clear? क्या होता है इलेक्शन कैंपेन टाइम में? एक पार्टी आती है, वो अपने जो उन्होंने काम किया है वो गिनवाती है। अगर कोई दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी आएगी आपके पास, वो उनके फ्लॉजेस गिनवा के चली जाएगी कि उन्होंने ये किया, वो इतना पैसा खा गए, ये कर गए, वो कर गए। तो पता नहीं कितने इश्यूज हैं जो इस कैंपेन के टाइम पर डिस्कस किए जाते हैं, लोगों के सामने लाए जाते हैं, राइट। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने फेवर में कन्विंस कर पाना। तो लेट्स सी कुछ एक इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो दिए थे। कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। और अब इस बात का आपने देखा होगा ना, कुछ रील्स भी बनती है, मजाक बनता है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 सालों में क्या किया, स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। क्लियर? तो इस तरीके से इनके स्लोगन्स का अल्टीमेटली जो है फिर बाद में मजाक बनाया जाता है। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। Save Democracy was the slogan given by Janata Party under leadership of Jayaprakash Narayan in Lok Sabha election held in 1977. Party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. Clear? जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के अंडर दिया था सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि उस वक्त जो टाइम पीरियड था, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, उससे पहले काफी कुछ ऐसा हुआ था कंट्री में, बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट्स हुए थे जिस वजह से लोगों की जो सिविल लिबर्टीज है उनको कर्टेल कर दिया गया था। तो ऑपोजिशन को जाहिर सी बात है ये लग रहा था कि भाई लोगों के पास अपने ही देश में आज़ादी से रहने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी। क्लियर? Then Left Front used slogan Land for the Tiller in West Bengal assembly election held in 1977, specific to the problem. जहां की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ये लोग स्लोगन चुनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इनके साथ जुड़ सके। Is it clear? Protect self-respect of the Telugu was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of Telugu Desam Party in Andhra Pradesh assembly elections in 1983. In democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want, but it is sometimes necessary to regulate them. Is it clear? So at the end of it, we say कि candidates को छोड़ दो उनके voters के साथ and let the voters decide। सबकी सुना, इधर का भी सुना, उधर का भी सुना, और यही होता है रियलिटी में, यही होता है, सबको हाथ जोड़ते हैं, हाँ जी हाँ जी आप ही को वोट डालेंगे, आप ही को वोट डालेंगे, और अल्टीमेटली वोटर ने करना वही है जो लास्ट मोमेंट पे उनके दिमाग में चल रहा है कि किसका बटन प्रेस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कैंपेनिंग को रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन देता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मैल प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ मनी कैन गो टू एनी लेवल। लेकिन
इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं कि कैंपेन के टाइम पे पॉलिटिशियंस ये नहीं कर सकते। तो उसको देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिक्स। अच्छा, ये रिपीट हो गया। यहाँ से देखते हैं क्या नहीं करना है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइव और थ्रेटन द वोटर्स। क्लियर? ब्राइव और थ्रेटन द वोटर्स, किसी को भी आप थ्रेट नहीं कर सकते कि अगर तुमने मेरे लिए वोट नहीं किया तो, राइट? अपील और टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, उनके कास्ट, उनकी जाति, उनके धर्म के नाम पर कोई भी वोट नहीं मांग सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज नहीं यूज होते हैं। अभी आप देखो, पार्टी फंड और गवर्नमेंट रिसोर्सेज दोनों में फर्क है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उस दिन खत्म हो गई ना जिस दिन 5 साल का पीरियड खत्म हो गया। अब इलेक्शन दोबारा से हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो अब कोई है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं अभी 4 दिन पहले तक तो एमएलए था तो मैं हेलीकॉप्टर यूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। जब आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो वो आपका सारा काम पार्टी फंड से होगा, उसके लिए कंट्री के रिसोर्सेज आप यूज नहीं कर सकते। फिर कंट्री के रिसोर्सेज अगर यूज हो जाएंगे तो फिर एक पार्टी करेगी तो दूसरी भी करेगी, तीसरी भी करेगी, चौथी भी करेगी। इज इट क्लियर? तो पार्टी इलेक्शन के टाइम पर पार्टी अपने फंड्स को यूज करेगी, ना कि कंट्री के रिसोर्सेज को। देन स्पेंड मोर देन 20 lakh in constituencies for Lok Sabha and 10 lakh in constituencies in an assembly election। 25 लाख अगर जनरल इलेक्शन है, 10 लाख एक कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए, 10 लाख और अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उससे ज्यादा आप पैसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पेपर बुक्स में कुछ और होता है, रियलिटीज कुछ और होती है। रियलिटी चेक करो तो शायद हमने जितना कुछ पढ़ा है वो रियलिटी में अकर करता ही नहीं है। क्लियर? then if they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। in addition to the laws, all political parties in our country have agreed to model code of conduct for election campaign। according to this, no party or candidate can। ओके, ये इस पे बाद में आते, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ये कोई भी ऑफेंस कोई भी पॉलिटिशियन करता हुआ मिला तो जीतने के बाद भी आप देखोगे कि इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, वो जीत भी गया, तो जीतने के बाद भी उनकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाती है। इज इट क्लियर? दूसरा, एक मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली पार्टी क्या नहीं कर सकती। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। अब आपने किसी मंदिर में कोई सभा अपनी रखवा दी है, राइट? कोई बड़ा मंदिर है, कोई बड़ी मस्जिद है या चर्च है या गुरुद्वारा है, वहां पर आप पॉलिटिकल गैदरिंग्स को एड्रेस नहीं कर सकते, आप वहां पे पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस प्लेस ऑफ वर्शिप को आप यूज कर रहे हो उनके लोग तो वैसे ही आपके फेवर में हो ही जाएंगे। क्लियर? तो धर्म के नाम पर आप उसको यूज नहीं कर सकते। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर द इलेक्शन एंड। आपको पता है ना कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इनको कैंपेनिंग करना अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है। आप देखो, उस जब इलेक्शन हो रहे हैं उस वक्त गवर्नमेंट भी सस्पेंडेड नहीं, खत्म हो गई है, गवर्नमेंट भी खत्म हो गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। आप किसी भी कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पार्टी के हित में इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल के, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है या फिर आप और कोई मिनिस्टर ले लो, राइट? के एमएलए है, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए था जो पहले था, लेकिन अब गवर्नमेंट खत्म हो गई, 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा तो थे ना अभी कुछ दिन तक पहले, तो गाड़ियां तो उनके डिस्पोजल में होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में अपनी सरकारी गाड़ियां घुमा रहे हैं या फिर एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं इधर से उधर आने के लिए, हेलीकॉप्टर्स यूज कर रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर वाइज आ रहे हैं तो या तो वो पार्टी के फंड से आया हुआ हेलीकॉप्टर होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर्स हैं। इज इट क्लियर? देन ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप यूज नहीं कर सकते
कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सरकारी कर्मचारी है जी, हमने अपने कैंपेनिंग पे भेजे हुए हैं इतने सारे, आप देखो कितनी फोर्स है हमारे पास, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर कैंपेन करना हो तो पूरी फोर्स अपनी अपनी तरफ से लगा दो, बट दैट इज नॉट जस्टिफाइड। क्लियर? देन once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decision or make any promises for providing public facilities. क्लियर? ये बहुत जरूरी है कि जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा होता है उस टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई नया प्रोजेक्ट की फाउंडेशन नहीं शुरू कर सकता, मतलब कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकता, या कोई बड़ा डिसीजन जो कि जनता के फेवर में है उस टाइम पर कोई भी ऐसी पॉलिसी पारित नहीं की जा सकती, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता, कोई भी नई फैसिलिटी लोगों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस टाइम पे वो सारे ओनली एज अ ल्योर एक्ट करेंगे कि ये सब कुछ वोट खींचने के लिए मतलब स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, तो ये सब कुछ उस टाइम पे अलाउड नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे ये दोनों चीजें जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? इलेक्शन कैंपेन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। देन वी हैव पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स, द फाइनल डे। क्लियर? पोलिंग क्या होता है कि आपने देखा ना, जगह जगह पे पोलिंग बूथ्स लगाए जाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की क्या कहते हैं, कोई ड्यूटीज लगाई जाती है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। क्लियर? लेकिन इम्पार्शियल तरीके से सब कुछ होता है, क्योंकि वो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को एसोसिएट नहीं करते हैं। सो जगह जगह पे बूथ होते हैं, लोग सुबह आते हैं, अपनी जो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या फिर आधार कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक जो वोटर आईडी कार्ड होता है या फिर एक छोटी छोटी स्लिप्स जो है उनको दी जाती है जिसमें उनका नंबर वगैरह लिखा हुआ है, एक गैजेट पड़ा होता है, गजट पड़ा होता है पूरा जो ऑफिशियल है उसके हाथ में, उसमें उसको चेक किया जाता है, इनका नाम, इनका नंबर, फिर उस पर टिक लगाया जाता है, फिर आपके इंक लगाई जाती है, एंड देन यू गो इनसाइड जहाँ पे बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं। अब तो ईवीएम से होता है, तो एक कार्टन के अंदर, बॉक्स के अंदर ईवीएम मशीन रखी हो, टू प्रेस द बटन, जब वो कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका वोट जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, एंड देन यू लीव दैट प्लेस। सो दैट इज पोलिंग डे, राइट? आप वहां पे पोलिंग कर रहे हो, उसके बाद में जब पोलिंग हो गई, बैलेट बॉक्सेस को या ईवीएम मशीन्स को टोटली सिक्योर करके इलेक्शन कमीशन की प्रेजेंस में हर जगह के बूथ पे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने आप जाते हैं, जो उन्होंने ड्यूटीज अकॉर्ड कर रही होती है वो ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में उनको सील किया जाता है, एंड व्हेन अंडर वन सिक्योरिटी के साथ में उनको जो है अपनी स्टिपुलेटेड जगह पे पहुंचाया जाता है। तो वो पोलिंग एंड देन काउंटिंग ऑफ द वोट्स, काउंटिंग बाद में होती है, पहले उनको सिक्योरली एक जगह पे पहुंचाया जाता है। क्लियर? लेट अस सी द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स, दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे, राइट? अभी रिसेंटली हमारे यहाँ होके हटा है ना, every person whose name is on the voters list can go to the nearby polling booth situated usually in the local schools or the government offices. Once the voters go inside booth, the election commission official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that voting takes place in a free and fair way, right? जो मैंने आपको सब कुछ समझाया, आते हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, उसके बाद आपका टिक लगेगा, फिर मार्क लगेगा, फिर आप जाके अपना वोट कास्ट करोगे। अब इसमें आप देखो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि एन एजेंट ऑफ कैंडिडेट, दोनों मतलब अलाउड है कि पार्टी का कोई एक आदमी वहां पे मौजूद हो सकता है, ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह की बोगस वोटिंग नहीं हो रही है, किसी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। ये इंश्योर करने के लिए जितनी भी पार्टीज मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, वो सब अपने एक एक आदमी वहां पर रख सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वोटिंग जो है वो पूरे इम्पार्शियल तरीके से करवाई जा रही है।
Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. Ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. Nowadays, electronic voting machine, that is EVM, are used to record votes. The machine shows the names of the candidate and the party symbols. Independent candidates too have their own symbols allotted by election commission. All that the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote to. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to the secure place. A few days later, on fixed date, all the EVMs from the constituencies are opened and votes secured by each candidates are counted. Clear? कि पहले क्या होता था, पहले बैलेट पेपर होते थे. बैलेट पेपर क्या होता है, एक लंबी सी शीट होती है, उसके होती थी, उसके ऊपर पार्टी का नाम लिखा है, उसका सिंबल है और कैंडिडेट का नाम उसके साथ लिखा है. तो आपको उस पर टिक करना होता था कि आप किसको वोट डाल रहे हो. क्लियर? और अपना फोल्ड करके उसको डब्बे में आप अपना वोट जो है छोड़ देते थे. लेकिन अब है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अब क्या होता है कि उस मशीन पे पार्टी का नाम कैंडिडेट के साथ और उस पे सिंबल्स जो हैं वो बने होते हैं. आपने उस सिंबल के आगे का सिर्फ बटन प्रेस करना है और आपका वोट जो है रिकॉर्ड हो जाता है. उसके बाद पहले, जैसे पहले बैलेट पेपर्स सिक्योर करके ले जाते थे, सील करके इकट्ठे ले जाते थे, अब ईवीएम मशीन्स को भी उसी तरीके से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने ड्यूटीज लगाई होती है इलेक्शन कमीशन के अंडर जो आते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में और दोनों पार्टियां या फिर जितनी पार्टीज जो मतलब इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके एक एक एजेंट वहां पे खड़ा होता है और वो देखते हैं उनके सामने प्रॉपर पूरा फोटोग्राफी कैमरा के साथ में जो है ईवीएम मशीन्स को सील किया जाता है एंड देन सिक्योर करके एक जगह पे ले जाया जाता है. उसके बाद जो काउंटिंग डे डिसाइड होता है कि किस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन उन ईवीएम मशीन्स को खोलते हैं और फिर वोटों की गिनती जो है की जाती है. क्लियर? The agents of all candidates are present here to ensure that counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from the constituency is declared elected. In general election, usually the counting of the votes in all constituency takes place at the same time on the same day. Television channels, radio, newspaper report this event. Within few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. Clear? काउंटिंग डे का भी आपको पता है, न्यूज चैनल है, उस पर वर्डिक्ट्स ऑलरेडी आ जाते हैं कि ये इतना यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके जीतने के ये चांसेस है, इनके जीतने के ये चांसेस है. वर्डिक्ट दिया जाता है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके एक वर्डिक्ट दिया जाता है कि भाई हो सकता है इस पार्टी को इतनी सीट्स मिल जाए, इस पार्टी को इतनी सीट्स मिल जाए. साथ के साथ आप देखोगे कि काउंटिंग सेंटर पे काउंटिंग चल रही होती है, ईवीएम मशीन्स वहां ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की प्रेजेंस में उन्हें खोला जाता है, वोट्स काउंट किए जाते हैं एंड देन धीरे धीरे डिक्लेयर कर दिया जाता है. पहले होता है कि भाई ये कंटेस्टेंट्स अपने ऑपोजिशन से इतने वोट से आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी आगे चल रहे हैं, और फिर बाद में जो है रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि वो हार गए या जीत गए. तो इस तरीके से काउंटिंग के वोट के काउंटिंग के बाद जो है रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं. अब कितनी सीट किस पार्टी को मिली उसके बेसिस पे ऑब्वियसली मेजॉरिटी होनी चाहिए 50 से अबव, जो भी जितना टोटल है उससे अबव जो है मेजॉरिटी आपके पास सीट्स होनी चाहिए, तो आप गवर्नमेंट फ्रेम करते हो. आपका रिजल्ट क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है बन जाएगी. उसके कुछ दिनों के बाद आपको जो प्रेसिडेंट है वो इनवाइट करते हैं कि आप अपना जो लीडर है वो चुने और फिर अपनी गवर्नमेंट फ्रेम करे. और जो लीडर चुना जाएगा ही विल बी आइदर सीएम और पीएम, वट एवर द केस मे बी. अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो पीएम, और अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन है तो सीएम, और फिर पीएम इन कंसल्टेशन अपने जो काउंसिल मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर, इनर कैबिनेट, कोर कैबिनेट जिसे कहा जाता है, और फिर अपना पूरा काउंसिल जो है वो तैयार करके गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर. आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारा. सो दिस वाज एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. जो बच गया है पार्ट उसको हम अब कंटिन्यू करेंगे इन द थर्ड
part of the video. Till then, God bless you all.